हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय नदी तंत्र के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और इनको मैं कई भागों में बांटूंगा। मतलब आपका 3-4 वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि एक वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो छोटे छोटे पार्टों में बनाऊंगा। ठीक है ना, आप समझते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, तो भारतीय नदी तंत्र जो है, यानी भारतीय नदी तंत्र या भारतीय अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं, इन्हें हमने दो भागों में बांटा। पहला आपका हिमालयी नदियाँ जो आपकी हिमालय से निकलती हैं और ये नदियाँ बरस भर बहती हैं। ठीक है ना। दूसरी नदियाँ जो हैं वो है प्रायद्वीपीय नदियाँ, और ये नदियाँ जो हैं बरसाती नदियाँ कहलाती हैं, और इन नदियों को हम मौसमी नदियाँ भी कहती हैं। फिर समझना, भारतीय नदी तंत्र को हमने दो भागों में बांटा। पहला हिमालय नदी तंत्र, दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदियाँ जो हैं वो जितनी भी हिमालयी नदियाँ निकलेंगी वो बरस भर बहेंगी, क्योंकि इनके जो जल का स्रोत है वो है ग्लेशियर। ठीक है ना, तो ग्लेशियर के पिघलने से इनमें क्या होता है कि इनमें बरस भर पानी रहता है और ये नदियाँ बरस भर बहती हैं। इसके कारण इन्हें कहा जाता है सदा नीरा नदियाँ। तो क्वेश्चन आता है कि सदा नीरा नदियाँ किन्हें कहा जाता है? यानी हिमालयी नदियों को सदा नीरा नदियाँ कहा जाता है जो बरस भर बहती हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, जो पठारी भाग से निकलती हैं, इनके जल का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है? वो है आपका केवल बरसात। तो ये बरसाती नदियां हैं, या फिर इन्हें मौसमी नदियां कहा जाता है, क्योंकि ये नदियां केवल बरसात में बहती हैं, गर्मियों में ये नदियां सूख जाती हैं। ठीक है ना, तो इनको दो भागों में बांटा, प्रायद्वीपीय नदी और हिमालयी नदी। अब हिमालयी नदी तंत्र को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, जिसमें सिंधु नदी उसकी सहायक नदियाँ शामिल हैं। दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र में उसकी सहायक नदियाँ, लेकिन गंगा नदी तंत्र में कुछ नदियाँ आपकी पठारी भाग से भी निकल के आती हैं। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र को कितने भागों में? सिंधु नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र को कितने भागों में? 3 भागों में, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियों को भी दो भागों में बांटा गया। एक वो नदियां जो पूरब की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है ना, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। उसके अलावा यानी ये नदियाँ जो हैं अरब सागर में गिरेंगी, और ये नदियाँ जो हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ आपकी जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना, गिरने वाली नदियाँ। तो यानी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया। एक वो नदियाँ जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। दूसरी जो हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इन्हें बोला जाता है पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। तो यहाँ तक समझ में आया। इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? कोई क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, या इनमें से सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। ठीक है, नर्मदा है, ताप्ती है, उसके अलावा क्या नाम है, माही है, साबरमती है, लूनी है। ये सभी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियों में दक्षिण भारत की सभी प्रमुख नदियाँ आती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ठीक है ना, स्वर्णरेखा नदी, ये सब नदियाँ किस में आएंगी? पूरब की ओर बहने वाली नदियों में। एक खासियत तो बता दूं, जो नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी वो अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख। और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ता हूँ, इन्हें हटाता हूँ मैं। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। इसमें कुछ शब्द आ जाते हैं, जैसे बोला जाता है कि नदी का उद्गम किसे बोलते हैं? एक शब्द होता है आपका, जिसे बोला जाता है उद्गम। ठीक है, एक होता है इसे बोलते हैं अपवाह। ठीक है, अपवाह तंत्र। एक होता है इसे बोलते हैं मुहाना। उसके अलावा एक होता है डेल्टा, और एक इसे बोलते हैं ज्वार नद मुख। ठीक है, इनको समझ लेना। इसमें हम बात करेंगे उद्गम के बारे में। तो उद्गम यानी जहाँ से नदी निकलती है, यानी यहाँ पर एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र हो गया, यहाँ से लेके ये नदी निकल रही है, और यहाँ मान लो ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ से नदी जहाँ से निकलेगी, यानी वो स्थान कहलाएगा उद्गम। ठीक है ना, जहाँ गिरेगी यानी जहाँ नदी जाके ख़त्म हो जाएगी किसी सागर में या किसी झील में या किसी महासागर में, उसको बोलते हैं मुहाना।
यानी उस नदी का मोहना। इस क्वेश्चन आता है गंगा नदी का मोहना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी का मोहना कहाँ है, अरब सागर में। तो इस तरीके से आता है। और जहाँ से नदी यहाँ से यहाँ तक गई, इससे बोलेंगे अपवाह। और इसमें जो सहायक नदियाँ आके मिली, जैसे ये मान लो कि गंगा की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, कोसी है, ये पूरा इसका जो ये बना, ये इसका अपवाह तंत्र बना। यानी जितने क्षेत्र में नदियों की सहायक नदियाँ आके मिलेंगी उसे क्या बोलेंगे, ये पूरा हो जाएगा उसका अपवाह तंत्र। यानी ये मोहाना, ये उद्गम, ये अपवाह तंत्र। और जब नदियाँ गिरेंगी तो दो चीज़ें बनाएंगी, या तो अपने मोहने पर बनाएंगी डेल्टा। डेल्टा क्या होगा कि यहाँ से नदी यहाँ तक जब बह के आई तो अपने साथ जो मिट्टी जब लेके आती है, और मिट्टी जब लेके आती है तो जहाँ गिरेगी नदी तो वहाँ पर ढलान अगर कम होगा, ठीक है, तो मिट्टी जो होगी नदी के मोहने पर जमा होती रहेगी और एक टीला बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या बोल देंगे हम, डेल्टा बोल देंगे। लेकिन जब नदी किसी तीव्र ढलान से समुद्र में गिरती है तो अपने मुहाने पर बहुत सारी दरारें नुमा आकृति बना देती है, इसे क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख। जैसे भारत का पश्चिमी घाट जो है उठा हुआ है, तो वहाँ पर जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं तो वो सारी की सारी नदियाँ अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। इतना क्लियर हुआ। जहाँ से निकलेगी उसे क्या बोलेंगे, उद्गम। जहाँ गिरेगी उसे क्या बोलेंगे, मोहाना। जहाँ से जहाँ तक बहेगी और उसकी जो भी सहायक नदियाँ उस क्षेत्र में आके मिलेंगी उस सबको क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र। अपने मुहाने पर अगर मिट्टी जमा करने से जो नदी जो है डेल्टा बनाती है, अगर तीव्र ढलान से नीचे किसी सागर में गिरती है तो अपने मुहाने पर क्या बनाएगी, ज्वार नदमुख। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। किसकी बात करते हैं, सिंधु नदी तंत्र की। तो उससे पहले मैं थोड़ा मैप बना दूं। ठीक है ना। ये जो हिस्सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अरब सागर। कौन सा हो जाएगा, अरब सागर है। ये स्थान है आपका पाकिस्तान का, ठीक है ना। ये भारत है। भारत में ये हो जाएगा आपका तिब्बत। तिब्बत यानी इसे बोला जाता है चीन, ठीक है ना। तो तिब्बत या चीन, तो पहले यहाँ से समझना। तो बात मैं करता हूँ सिंधु नदी तंत्र की। तो तिब्बत में एक झील है और उस झील का नाम है मानसरोवर। क्या नाम है, मानसरोवर। यानी कैलाश मानसरोवर झील जो है ये कहाँ पर है, तिब्बत में, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बह के ये लद्दाख में जाएगी और लद्दाख में बहते हुए ये नदी सीधा पाकिस्तान में प्रवेश करेगी और पाकिस्तान में बहते हुए मैदानी भागों में प्रवेश करके कराची के पास अरब सागर में अपना मुहाना बनाएगी। कहाँ बनाएगी, कराची। तो एक क्वेश्चन आता है कि कराची बंदरगाह जो है ये पाकिस्तान का एक बंदरगाह है, किस नदी के मुहाने पर है। तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है, सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी के मुहाने पर है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलेगी, कैलाश मानसरोवर से निकलेगी। भारत में केवल लद्दाख में बहेगी, लद्दाख के बाद ये पाकिस्तान में चली जाएगी और पाकिस्तान के बाद ये अरब सागर में जाके अपना मुहाना बना देगी। तो सिंधु नदी की कुल जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। किसकी है, सिंधु नदी की, ठीक है। सिंधु नदी जो थी इसकी सहायक नदियों में प्रमुख 5 नदियां आती हैं जिन्हें हम पंजाब की 5 नदियां बोलते हैं, यानी हम पंच नद के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु नदी के सबसे पहली जो प्रमुख सहायक नदी है वो कश्मीर का एक स्थान है, इसका नाम है बैरीनाग। क्या नाम है, बैरीनाग। तो बैरीनाग से निकलती है और कश्मीर में बहती हुई, यानी जम्मू कश्मीर में बहती हुई ये पाकिस्तान में जाती है, पुनः भारत में आती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में कई किलोमीटर की सीमा बना के चली जाती है पुनः पाकिस्तान में। यानी ये नदी जो है इसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है, झेलम। और झेलम का जो प्राचीन नाम है वो है आपका, यानी झेलम को बोलते हैं कि प्राचीन नाम इसका क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है बितस्ता।
क्या है? बेतस्ता। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? बेतस्ता। इसे ऋग्वैदिक काल में बेतस्ता के नाम से जाना जाता था। ये नदी कहाँ से निकलेगी? वेरीनाग से निकलेगी और पाकिस्तान और भारत के बीच में 2 स्थान पड़ते हैं। एक का नाम है मुजफ्फराबाद। क्या नाम है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद से मंगला के बीच में कई किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है और ये नदी आगे जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद दूसरी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के एक स्थान है बाड़ा लाचा। तो बाड़ा लाचा दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यहीं से ये नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर राज्य में बहते हुए और ये सीधी चली जाती है पाकिस्तान में। इसमें जाके आगे कौन सी नदी मिल जाएगी? झेलम। तो इसमें जिसका नाम है, इसका नाम है चिनाब। क्या नाम है? चिनाब। और चिनाब का प्राचीन नाम जो है वो है अस्किनी। क्वेश्चन आता है कि अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो अस्किनी जो है ये चिनाब नदी का प्राचीन नाम है, यानी ऋग्वैदिक कालीन नाम है, ठीक है ना। और ये चिनाब नदी जो है 5 नदियों में सबसे बड़ी नदी है। चिनाब नदी को एक नाम से और जाना जाता है चंद्रभागा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में से चंद्रभागा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक चंद्र और एक भागा, और ये दोनों नदियां बड़ा लाचा दर्रे से ही निकलती हैं। तो इसके कारण से बोलते हैं चंद्रभागा नदी। किसे बोलेंगे? चिनाब नदी को। और इसको अस्किनी जो है वो ऋग्वैदिक नाम है। चंद्रभागा केवल हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद आगे जब ये दक्षिण में और जाएंगे तो यहीं एक दर्रा पड़ता है, इसका नाम है रोहतांग। और रोहतांग दर्रा तो आपको पता ही होगा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो इस दर्रे से एक नदी निकलती है जो 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है, जिसका नाम है रावी। क्या नाम है? रावी। और चिनाब में जाके मिल जाती है। क्या नाम है? रावी। रावी को ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था परसुड़ी। क्या बोला जाएगा? परसुड़ी। तो एक क्वेश्चन आता है कि परसुड़ी किसका प्राचीन नाम था? परसुड़ी था रावी का, ठीक है। उसके अलावा रोहतांग दर्रे के पास से ही ब्यास कुंड से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। क्या नाम है? ब्यास नदी। तो ब्यास नदी भी यहीं से निकलेगी और ये आगे जाके किससे मिलेगी? ये नदी जो है सतलज नदी में मिल जाएगी। कौन सी नदी? ब्यास। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है, तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा विपाशा। क्या हो जाएगा? विपाशा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपकी झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है। ब्यास के बाद फिर अगली नदी जो है ये नदी कैलाश मानसरोवर के पास ही एक झील है, इसका नाम है राकसताल। क्या नाम है? राकसताल। तो राकसताल झील से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करेगी। तिब्बत से निकलेगी, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और ये आगे बहते हुए जाके चिनाब नदी में मिल जाएगी और इसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज नाम है। और सतलज का जो प्राचीन नाम है वो है सतुद्री। क्या नाम है? सतुद्री। तो सतलज का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सतुद्री है। और ये नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल मानसरोवर के पास से, तिब्बत से निकलती है। और ये भारत में एक दर्रा है, ठीक है ना। और इस दर्रा का नाम है सिपकीला दर्रा। सिपकीला। तो ये सिपकीला दर्रा है, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो कौन सी हो जाएगी? सतलज। और ये सभी नदियाँ जाके आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद ये नदियाँ पाकिस्तान में बहते हुए एक स्थान है, इसका नाम है मीठन कोट। क्या नाम है? मीठन कोट। तो मीठन कोट जो है वहाँ जाके सिंधु नदी में ये मिल जाएंगी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ध्यान रखना। एक तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी की 5 नदियों में, यानी पंच नदी का जो निर्माण 5 नदियाँ करती हैं वो कौन कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है, ठीक है ना। और इन 5 नदियों की भूमि को बोला जाता है पंजाब। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी नदी पंजाब की नदी नहीं है या है। बाकी इनका क्रम ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, सतलज है। और ब्यास नदी जो है ये एक स्थान है हरिके। क्या स्थान है? हरिके स्थान है। तो हरिके के पास किस में मिलेगी? सतलज में जाके ये नदी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहीं एक हरिके बांध भी बनाया गया है और इसी बांध से एक नहर निकाली गई है जो राजस्थान में जाके ख़त्म हो जाती है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। तो क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। निकाली कहाँ से गई है? हरिके से निकाली गई, जहाँ ब्यास और सतलज दोनों का संगम होता है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना,
बेतस्ता झेलम को, अस्किनी चिनाब को, परसुड़ी रावी को, बिपाशा व्यास को, शतुद्री सतलज को। सतलज के बारे में एक और बता दूं कि सतलज भारत की वो नदी है जो हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काट के भारत में आती है। तीनों श्रृंखलाएं कौन सी हैं? यानी हमने हिमालय के बारे में अगर पहले पढ़ा हो तो पिछली वीडियो में देख लेना, तो उसमें मैंने बताया है डिटेल से। तो हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा था, ठीक है ना। एक आपका बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय सबसे उत्तर में था, फिर मध्य में था लघु हिमालय, और उसके बाद था शिवालिक श्रेणी। तो तीनों श्रेणियों को काट के भारत में आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? सतलज नदी है, ठीक है ना। इसी नदी पर आपका भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है जो आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद ये तो गई आपकी पंच नदियाँ। बाकी सिंध नदी में और भी नदियाँ मिलती हैं जो हैं, एक आपकी यहाँ से अफ़गानिस्तान से आती है, क्या नाम है, एक काबुल है जो अफ़गानिस्तान से आती है, जिसमें जाके मिल जाती है, नाम क्या है, काबुल। काबुल के अलावा और भी है, काबुल है, कुर्रम है, क्या नाम है, कुर्रम। उसके अलावा एक है गोमल है, कौन सी है, गोमल। तो ये सभी नदियाँ, उसके अलावा इसमें जाके और भी मिल जाती हैं, ठीक है। एक आपकी क्या नाम है, सियोक है, तो सियोक नदी लद्दाख में बहती है, ठीक है। तो वो भी आपकी किस में मिलेगी, सिंधु नदी में। और सिंधु नदी जो है ये एकमात्र ऐसी नदी है पाकिस्तान की जिसमें गर्मियों में बाढ़ आती है। कारण क्या है कि जहाँ से नदी बहती है और यहाँ तक आने में बहुत सारा स्थान इसका ग्लेशियर का पड़ जाता है, तो ग्लेशियर के पिघलने से, इसमें पानी जमा होने से नदी में बाढ़ आती है। और यहाँ पर काराकोरम श्रृंखला के बीच में ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज कौन सा गार्ज बनाएगी, गुंजी गार्ज बनाएगी, गुंजी गार्ज बनाएगी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो ये पूरा हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र। अगर समझ में ना आया हो तो मुझे बताना, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आगे की वीडियो होगी मैं डालूँगा, तो एक बार कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो शायद मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।